हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी। चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 1 ऑफ योर फर्स्ट पेपर दैट इज एमपीसी 001 के हम फर्स्ट यूनिट पर अभी हैं जो कि हमने ब्लॉक 1 से ली है। और ये जो हमारे टॉपिक चल रहे हैं, ये स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, ये तो मेरा लास्ट क्लास का होमवर्क है जो मैंने आपको दिया था। आज कुछ नया पढ़ेंगे और लास्ट में नोट्स बनाने के लिए किस किस तरीके से हम चीजों को करेंगे ये सब मैं आपको समझाऊंगी। प्रीवियस वीडियो में ये सब कुछ आप देखकर आए होंगे आई एम श्योर, और होमवर्क भी करके जरूर आए होंगे। ये एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है कि मैं आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए थोड़ा होमवर्क दे देती हूँ। यहाँ से हमारी आज की क्लास की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताते चलूं। अभी हमारे शुरुआत के वीडियोस हैं, ये जो प्लेलिस्ट है इससे आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। आपको भी थोड़ी अपने एंड से मेहनत करनी होगी कि जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका ये बुक्स अवेलेबल है इग्नू की, इनको आप थोड़ा सा स्टडी करें, वीडियोस को देखने और समझने के बाद करें, क्योंकि पहले करेंगे तो चीजें उतना अच्छे से समझ नहीं आएंगे। ओके, और जो भी आपके डाउट्स हो आप कमेंट्स में देते रहिए, और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं वीडियोस को, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है। और कॉग्निटिव साइकोलॉजी का जो टॉपिक चल रहा है, जब आप साइकोलॉजी को पहली बार पढ़ते हैं तो सीधे सीधे कॉग्निटिव साइकोलॉजी आपको पढ़नी पड़ती है, जो थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट करती है। देन ट्रस्ट मी, आप इसको मेरे साथ पढ़ते रहिए, चीजें भी सिंप्लीफाइड लेवल पर भी आएंगी। थोड़ा सा कॉग्निटिव साइकोलॉजी डिफिकल्ट लगती है बच्चों को, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये एकदम नई चीज है, पर बहुत कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको फिर ये बोलूंगी कि क्लास 11 की साइकोलॉजी के सिलेबस को आप हमारे प्लेलिस्ट से कवर कीजिए। मैंने उसके भी वीडियोस इसी साल सारे फ्रेश बनाए हैं, तो वो सारे वीडियोस आप देखिए, आपको साइकोलॉजी बहुत अच्छी लगने लगेगी। ओके, तो चलिए आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि हम की इश्यूज की बात करेंगे, कि मतलब जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो अराइज होते हैं। अभी तक तो हमने समझा कि कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी का बर्थ हुआ है, किस तरह से ये हमारे सामने आई है, प्रेजेंट टाइम में ये किस तरह से नजर आती है। लेकिन फिर कुछ इश्यूज भी तो है ना, कुछ प्रॉब्लम्स भी तो हैं जो हमें नजर आती हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो है नेचर वर्सेस नर्चर। पर ये क्या है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाता है, लॉन्ग में आने वाला ये क्वेश्चन है। लॉन्ग यानी आपके एग्जामिनेशन में 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन बन के आता है। और 10 मार्क्स के लिए जरा समझ लीजिएगा बच्चे से, अब आपका अटेंशन एकदम से बढ़ गया होगा कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें जरूर ध्यान देना है। तो ये बिल्कुल सच बात है, 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं, जब साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च करी है, या आज भी जब इसमें कोई भी चीज पर स्टडी की जाती है, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसकी स्टडी में एक तरीके का कहना चाहिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करती है, एक अवरोध पैदा करती हैं। तो वो ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जिसको हम बोलते हैं नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये एक ऐसी डिबेट है जो केवल कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए नहीं है, ये किसी भी चीज के लिए है। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये हमें वहां भी नजर आता है। क्लास 12th में जब इंटेलिजेंस का चैप्टर आप पढ़ते हैं, ये हमें वहां भी नजर आता है। ये डिबेट ही ऐसी है कि जब भी साइकोलॉजी की किसी भी फील्ड को पढ़ा जाएगा तो इसने तो वहां कूदना ही कूदना है। उसका रीजन क्या है कि कुछ चीजें नेचुरल वे में होती हैं, हमारे एनवायरनमेंट से हमें रिसीव होती है, कुछ चीजें हमारी जेनेटिक होती हैं। जैसे कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटी की बात करें तो हमारी पर्सनैलिटी के कुछ कंपोनेंट्स यानी कि इंटेलिजेंस हमें अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली मिलता है, ठीक है। लेकिन उस एनवायरनमेंट की हेल्प से भी, हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हेल्प से हम अपनी इंटेलिजेंस को ग्रो भी करते हैं धीरे धीरे। मतलब हम अलग से बैठ के मेहनत नहीं करते, बट हमारे संग वो चीजें होती जाती है तो हमारा इंटेलिजेंस ग्रो करता है। तो किसका इम्पैक्ट ज्यादा है, जो चीजें हमें जेनेटिकली इंटेलिजेंस में मिली हैं, या हमें हमारा कॉम्प्लेक्शन जो इंटेलिजेंस जो हमें जेनेटिकली मिला है, और जिस तरीके से हमने अपने फेस को या हमने अपने बॉडी टोन को बदल दिया है, किसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कौन ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये हमेशा डिबेट बनी रहती है, जिसको हम कहते हैं नेचर वर्सेस नर्चर। यानी जब चीजें जेनेटिकली हमको रिसीव होती हैं, क्या वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, या फिर एनवायरनमेंट की हेल्प से उन चीजों को थोड़ा बहुत बदला भी जा सकता है। तो जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की यहाँ पे बात आती है, तो ह्यूमन कॉग्निशन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि नेचर इंपॉर्टेंट है या नर्चर इंपॉर्टेंट है। और जब ये बात आती है तो बहस उठनी शुरू हो जाती है। We might focus on research on studying innate characteristics of cognition if we believe that the environment, देखिए आ गया ना वही टर्म जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, कि if we believe that the environment plays an important role in cognition, we might conduct research exploring how distinctive characteristics of environmental seem to influence cognition। कि क्या जो हमारा cognitive process होता है, यानी हमारे जो भी
कॉग्निशन के प्रोसेसेस होते हैं, सोचना, समझना, परसीव करना, डिस्क्रिमिनेट करना, क्या ये केवल हम जो भी अपने आसपास एक्सपीरियंसेस से गेन करते हैं एनवायरनमेंट से, क्या उसका ही इंपॉर्टेंस होती है, या ये जेनेटिकली हमारे अंदर है कि हम बहुत स्मार्टली चीजों को समझ जाते हैं, बहुत क्विक हमारा रिएक्शन होता है। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये डिस्कशन है जो कि नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में आता है, जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में इश्यू की तरह से नजर आता है। नेक्स्ट इश्यू हमारे पास है, ये हमारा पहला इश्यू था। नेक्स्ट हमारा है रैशनलिज्म वर्सेस एम्पेरिसिज्म। अभी आज लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ के भी आए थे थोड़ा सा, लेकिन अब और पढ़ेंगे। हाउ शुड वी डिस्कवर द ट्रूथ अबाउट आवरसेल्व्स एंड अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस? शुड वी डू सो बाय ट्राइंग टू रीजन लॉजिकली बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑलरेडी नो, or should we do by observing and testing our observation of what we can perceive through our senses? मतलब क्या हम केवल सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ही चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, या रैशनलाइज भी कर सकते हैं? सही गलत रीजन, रैशनलिज्म जो है वो कहता है रैशनलाइज करना चीजों को। रैशनलाइज मतलब रेशियो, रेशियो मैथ्स में पढ़ा है ना, जैसे हम कहते हैं 5:6, तो 5 और 6 के रेशियो में कोई चीज है, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 5/6, ऐसे भी तो लिखते हैं मैथ्स में, मैथ्स की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो मतलब कोई चीज कितने में से कितनी है, टोटल में से कोई चीज कितनी सही है, या टोटल में से कोई चीज कितनी गलत है, ये समझ पाना कहलाता है किसी भी चीज को रैशनलाइज करना। आगे कई बार ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो रैशनलिज्म यही कहता है कि हमारा जो रीजन करने की एबिलिटी है, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी है, वो कितनी लॉजिकल है। अगर वो लॉजिकल है तो वो रैशनलिज्म है। लेकिन क्या सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग ही काम करती है? क्या इमोशंस काम नहीं करते? तो क्या एम्पेरिसिज्म क्या कहता है? एम्पेरिसिज्म कहता है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो परसीव कर रहे हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, वो भी तो मैटर करता है। अब यहाँ भी डिबेट चलती रहती है, डिबेट कहीं पे खत्म नहीं होगी। आप ये मजेदार चीज देखिएगा, डिबेट कहीं खत्म नहीं होगी और हम उस डिबेट को हमेशा पढ़ते रहेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अब आते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेसेस पर। स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस का क्या मतलब हो गया कि कोई चीज किसी चीज से मिलकर बनी है। हमारा जो सोचने समझने का तरीका है वो माइंड में कहीं कुछ ऐसा फिक्स है जो इनबिल्ट है, या फिर ये एक प्रोसेस है जो चलता रहता है, जो चीजों के साथ होता रहता है। अगली डिबेट हमारी आ जाती है जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्स वर्सेस प्रोसेसेस। शुड वी स्टडी द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन माइंड और शुड वी फोकस ऑन द प्रोसेसेस ऑफ ह्यूमन थिंकिंग? तो किसी चीज के बने होने, कोई चीज किस चीज से मिलकर बनी है, व्हाट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ, क्या हमें इस पर फोकस करना है या हम उसके प्रोसेस पे फोकस करना है? ये इशू भी हमारे साथ आता है, जिसकी वजह से कॉग्निटिव साइकोलॉजी में होने वाली रिसर्चेस में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम तो इश्यूज की बात कर रहे हैं ना। अब आता है डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी। ये क्या है? ये हमें क्या बताता है? आर द प्रोसेसेस वी ऑब्जर्व लिमिटेड टू सिंगल डोमेन्स और दे जनरल अक्रॉस अ वैरायटी ऑफ डोमेन्स? डू ऑब्जर्वेशन इन वन डोमेन अप्लाई ऑल्सो टू ऑल डोमेन्स और डू दे अप्लाई ओनली टू स्पेसिफिक डोमेन्स? मतलब जो भी हम डोमेन्स की बात कर रहे हैं, जब भी हम किसी मेंटल एक्शन, कॉग्निटिव एक्शंस की बात करते हैं, तो उनके भी सब डोमेन्स होते हैं। आप हमेशा ही जानते हैं, अगर छोटे से छोटा थिंकिंग को भी उठा लें तो थिंकिंग के अंदर भी सब पॉइंट्स हैं। किसी बात को एनालाइज करना, आप सोचने के प्रोसेस में क्या करते हैं? अटेंशन पे करते हैं, परसीव करते हैं, एनालाइज करते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी चीजें मिलकर थिंकिंग का पार्ट बन गई। तो जो उसके डोमेन्स हैं, क्या वो जनरल हैं या वो स्पेसिफिक है किसी चीज पर? जब ये थोड़ा सा डीपर में जाके बात होती है, लेकिन बात तो सही हो रही है जो भी हो रही है, कि डोमेन जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिसिटी भी कई बार इशू बन जाती है, पर ये बहुत माइनर लेवल पे चली जाती है, इसलिए शुरुआती दौर में प्रॉब्लम नहीं बनती। वैलिडिटी ऑफ क्या है नेक्स्ट हमारा? वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फ्लुएंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। कितने पॉइंट्स हो गए थे हमारे? 4 हो गए थे। 5th में हम आते हैं। थोड़ा सा पानी पिया जाए, गला मेरा पेन कर रहा है। वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फ्लुएंसेस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। Should we study cognition by using highly controlled experiments that increase the probability of valid inferences regarding causality, or should we use more naturalistic technique? मतलब हमें कोई भी, जब हम किसी भी कोई टेस्ट करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो हमें क्या, किस चीज की वैलिडिटी पे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? कि जो भी हमने रेफरेंसेस निकाले हैं, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट करे हैं, क्या उनकी वैलिडिटी जो निकल कर आई है वो ठीक है, या फिर जो नेचुरलिस्टिक वे में टेस्ट हुए हैं उनकी जो रिलायबिलिटी निकल कर आई है वो टेस्ट है? अब यहाँ पे हम 2-3 वर्ड आप सुन रहे होंगे मेरे मुंह से, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी। इसको पढ़ने के लिए आप जाएंगे क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 पे। ये जो क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 है ना, ये रिसर्च पर बेस्ड है। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि आपको वो जरूर पढ़ना चाहिए, तो वो आपको, जब आप वो पढ़ेंगे तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होगी। ठीक है,
अब आता है अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। ये क्या कहता है? अप्लाइड और बेसिक रिसर्च का मतलब होता है बेसिक इज थ्योरी पार्ट, बेसिक किसी भी चीज का, बेसिक साइकोलॉजी वर्सेस अप्लाइड साइकोलॉजी, जहां जहां पढ़ेंगे। बेसिक साइकोलॉजी मतलब थ्योरी पार्ट, मतलब जिस चीज पे थ्योरी पे पढ़ते हैं, और अप्लाइड मतलब जब आप उसका एप्लीकेशन करना सीखते हैं। एप्लीकेशन कब करते हैं आप? जब आप उसका प्रैक्टिकल करते हैं, मतलब जब आप उसको यूज करते हैं, है ना, जब आप उसका यूज करना स्टार्ट करते हैं तो उसका एप्लीकेशन हो जाता है। तो शुड वी कंडक्ट रिसर्च इनटू फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, या फिर जिस तरीके से हम उसको सिर्फ पढ़ते जाते हैं, और शुड बी स्टडी वेज इन विच टू हेल्प पीपल यूज कॉग्निशन इफेक्टिवली इन प्रैक्टिकल सिचुएशन, मतलब हम उसको पढ़ लें और उसको हम जैसे हमें नॉलेज मिल जाए उसका हम यूज करने लगे। और दूसरा है अप्लाइड, कि हम उस पर रिसर्च करें, हम कोई नया फॉर्मूला क्रिएट करें, हम कुछ नया फाइंड आउट करें, ये अप्लाइड होता है। अब आता है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड्स। बायोलॉजिकल का मतलब हो गया ये जेनेटिक और उससे रिलेटेड है काफी हद तक। बिहेवियरल का मतलब हो गया जो चीजें हमें नजर आ रही हैं, और बायोलॉजिकल जो चीजें नजर नहीं आ रही हैं। बायोलॉजिकल में बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आती हैं। शुड बी स्टडी द ब्रेन एंड इट्स फंक्शंस डायरेक्टली, क्या हमें डायरेक्ट ब्रेन के फंक्शंस को कंसिडर करते हुए अपनी चीजों को करना चाहिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में, या फिर जो चीजें हमें बिहेवियर की फॉर्म में नजर आती हैं, हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे माइंड से ही तो एसोसिएटेड है, हमारा ब्रेन ही तो हमारी बॉडी को सिग्नल्स देता है जिसके बाद हमारे एक्शंस परफॉर्म होते हैं। तो कनेक्शन तो है दोनों का, लेकिन हम किसको प्रायोरिटी दें, ये चीज हमारे लिए प्रॉब्लम करती है, जो कि हमारा 7th इशू बन जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट दैट दीज क्वेश्चंस कैन बी पोज्ड इन द ईदर और फॉर्म ऑफ थीसिस, जिस तरीके से इधर और की फॉर्म में कि ये क्या इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें आपको ना एक बहुत अच्छा काम हुआ है इसको पढ़ते हुए पे, आपको नई नई चीजों के बारे में पता चला है। जैसे आपने डोमेन जनरलिटी जाना, आपने जाना कि स्ट्रक्चर प्रोसेस क्या होता है, रैशनलिज्म क्या होता है, आपको पता चला, है ना। तो ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चली हैं। आते हैं की आइडियाज इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। क्या क्या हमारे पास की आइडियाज हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। और आज का जो वीडियो है हमारा, यहाँ पे भी कुछ और पॉइंट भी हैं हमारे पास, मुझे लगा था हमारा लास्ट टॉपिक है। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं। फिलहाल हम तो पढ़ ही रहे हैं और वीडियो जितना भी लंबा होता है चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टेन की आइडियाज सीम टू कीप emerging in cognitive psychology regardless of the particular phenomenon one studies. Here are what might be considered the 5 major ideas. 5 मेजर आइडियाज के बारे में बात की गई है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी में क्या आइडियाज दिए जा सकते हैं। Data in cognitive psychology can be fully understood only in the context of an explanatory theory. जो साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डेटा यूज होता है वो किस तरीके से समझा जा सकता है कि एक्सप्लेनेटरी थ्योरी की तरह से। व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, पूरी कॉग्निटिव एक्सप्लेनेटरी थ्योरी की तरह से समझा जा सकता है। बट थ्योरीज आर एम्प्टी विदाउट एम्पेरिकल डेटा, बिना किसी एविडेंस के साथ में अगर हम केवल थ्योरी थ्योरी दे देंगे तो वो थ्योरी वैल्यूएबल नहीं होंगी। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में जो डेटा इकट्ठा होता है उसकी हेल्प से हम एक्सप्लेनेटरी थ्योरी क्रिएट कर सकते हैं। कॉग्निशन इज जनरली अडेप्टिव बट नॉट इन ऑल स्पेसिफिक इंस्टेंसेस। जो कॉग्निशन है वो जनरली हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा वो कॉग्निशन के प्रोसेस को हम स्पेसिफिक इंस्टेंसेस में यूज नहीं कर सकते। कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद नॉन कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हमारे कुछ बिहेवियरल प्रोसेसेस भी होते हैं, कुछ सेंस ऑर्गन्स भी हमारे प्रोसेसेस जनरेट करते हैं, हमारी बॉडी के रिफ्लेक्स सेक्शन भी होते हैं, उनसे भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस इंटरैक्ट करते हैं। कॉग्निशन नीड्स टू बी स्टडीड थ्रू अ वैरायटी ऑफ साइंटिफिक मेथड। बहुत सारे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं। ऑल बेसिक रिसर्च इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में लीड टू एप्लीकेशन एंड ऑल अप्लाइड रिसर्च में लीड टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जितनी भी हम थ्योरी पढ़ते हैं ना उनका हम यूज कर सकते हैं, जितनी भी हमने यूज की हुई चीजें हैं उनसे नई थ्योरीज भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर हो गई। आएंगे न्यू टॉपिक की तरफ। आई विल टेक अ लिटिल ब्रेक फॉर वाटर एंड देन आई विल बी गेट बैक टू द क्लास। तो अब हम बात करेंगे कंप्यूटर मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन के बारे में। और हम बात क्या करेंगे एक्चुअल में, हम ये समझेंगे कि किस तरीके से कंप्यूटर ने ह्यूमन माइंड को रीड करने का काम किया, जिसकी वजह से कंप्यूटर का जो वर्क है ना वो हमें ये नजर आने लगा कि वो ह्यूमन माइंड को रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? बहुत सारे लोग आए जिन्होंने कंप्यूटिंग मशीन्स क्रिएट करी, लेकिन उस टाइम तक
it was not until the development of high speed digital computers more than 50 years ago that practical machines were invented. बहुत सारी practical machines तब तक invent नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी हुई थी these machines gained enormous acceptance and are presently used in virtually every aspect of modern life. इसके ही साथ धीरे धीरे इतना क्विकली चीजें डिस्कवर होती चली गई कि इन्होंने क्या किया, ये ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती चली गई, ह्यूमन की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी को इन्होंने बढ़ा दिया और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इसकी वजह से सॉल्व होने लगे. कंप्यूटर, मेटाफर एंड ह्यूमन कॉग्निशन, इनका रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं. व्हाट कंप्यूटर डू वेल, क्या क्या करता है, ह्यूमंस डू पुअरली. कंप्यूटर ने उन सारी चीजों को करा, देखिए कंप्यूटर को भी तो इंसान ने ही बनाया है ना, लेकिन वो चीजें क्रिएट करी गई जो ह्यूमन पुअरली कर रहा था, है ना. ऐसी चीजों को जो ह्यूमन पुअरली कर रहा था, कंप्यूटर की हेल्प से स्पीड अप किया गया ह्यूमन के वेलफेयर के लिए, जिससे कि ह्यूमन अपनी चीजों को बेहतर तरीके से कर पाए. और धीरे धीरे वो इतना स्मार्ट होता चला गया कि वो ओवर स्मार्ट हो गया. और इस टाइम पर जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड चीजें हैं जो हमारी हेल्प करती हैं, उन्होंने हमें हमारी इंपॉर्टेंस को कहीं ना कहीं किनारे भी किया है ना, ऐसा भी हुआ है. तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है वो उसने ह्यूमन के माइंड को रिप्लेस करने की बहुत कोशिश करी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है. ओके, तो अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइंस क्या है. कॉग्निटिव साइंस वो साइंस है जो कॉग्निशन के प्रोसेस को स्टडी करती है, पर वो तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी करती है ना. 3 powerful areas of scientific development, namely computer science, neuroscience and cognitive psychology, converge to create a new science called cognitive science. ये तीनों चीजें मिलके cognitive science बनाती है. यहाँ से हम definition लेंगे cognitive science की. कौन कौन सा है इसमें? कंप्यूटर साइंस पहले नंबर पे आता है, न्यूरो साइंस सेकंड नंबर पे आता है. नंबरिंग तो ऐसे नहीं है कोई, लेकिन मतलब मैं आपको 3 पॉइंट डिफरेंशिएट करने के लिए बता रही हूँ. कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी मिलके कॉग्निटिव साइंस बनाते हैं. अगर कहीं भी 1 मार्कर में क्वेश्चन आ जाए तो मेरे ख्याल से इसकी डेफिनेशन आप बना लेंगे. द बाउंड्रीज बिटवीन दीज डिसिप्लिन्स आर समटाइम्स हार्ड टू डिस्टिंग्विश, दैट इज सम कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट मे बी क्लोजर टू न्यूरो साइंस. इनके बीच की डेफिनेशंस, बाउंड्रीज जो हैं, उन्हें डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि ये जो 3 ब्रांचेस हैं वो बड़ी ही सिमिलर लगती हैं, बड़ी ही क्लोज लगती है, लेकिन ये स्पेसिफिक चीजों पे वर्क करती हैं. One thing is clear, that in the science of human cognition is undergoing a radical transformation as a result of major changes in computer technology and brain science. तो एक चीज तो क्लियर है कि यहाँ पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी और ब्रेन साइंस के लिए में आने वाले मेजर चेंजेस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का काम ये सब कुछ कर रहे हैं मिलके. ओके, आगे बढ़ते हैं. न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बीच क्या रिलेशनशिप है? जब कॉग्निटिव साइकोलॉजी अपनी अर्ली स्टेज में थी तो उस टाइम पर लिटिल अटेंशन वाज गिवन टू फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी और न्यूरो एनाटॉमी. मतलब हमारे ब्रेन के जो भी फंक्शनिंग होती है ना, ब्रेन के जो स्ट्रक्चर है उस पर उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था. इंपॉर्टेंस किस पे दिया जा रहा था? कॉग्निटिव एक्शंस पे. मच ऑफ द अर्ली इंफॉर्मेशन ऑन द ब्रेन एंड इट्स फंक्शन रिजल्टेड फ्रॉम हेड ट्रॉमास इनकर्ड ड्यूरिंग वॉर्स एंड एक्सीडेंट्स. बहुत सारे वॉर्स और एक्सीडेंट्स में नोटिस किया गया कि जब हेड में कोई ट्रॉमा के थ्रू जाता है, कोई ब्रेन इंजरी होती है, तो हमारी मेंटल एक्टिविटीज में भी उसका इम्पैक्ट आने लगता है. ऐसा होता भी है कि अगर कोई किसी भी एक्सीडेंट में किसी के साथ कोई ब्रेन रिलेटेड इंजरी हो जाए तो उसका वो कॉग्निटिव एक्शंस वो उतना स्मार्टली परफॉर्म नहीं कर पाता, या बिल्कुल हो सकता है इसकी मेमोरी लॉस हो जाए या अटेंशन पुअर हो जाए. इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती हैं. तो जब ये चीजें लोकलाइज की गई, जब ये चीजें फोकस में लाई गई, तब समझा गया कि आप कॉग्निटिव साइकोलॉजी को तो स्टडी कर रहे हैं लेकिन आप न्यूरो साइंस को इग्नोर करके नहीं चल सकते. राइट, तो इसी वजह से इनका रिलेशनशिप और गहरा होता चला गया और फिर इन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन से चीजों को समझा गया, पढ़ा गया. ठीक है, यही सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. इसको मैं और थोड़ा आपके सामने ले आती हूँ. विद द बिगिनिंग ऑफ 21st century, cognitive psychology seemed poised to make another paradigm shift. अब जब एक ऐसा टाइम आया 21st century की बात जब हम करते हैं तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में और हमें चेंजेस देखने को मिले. किस तरीके से? कुछ ट्रेडिशनल टॉपिक, परसेप्शन, मेमोरी, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, ये सब जो कॉग्निटिव थीम पर बेस्ड यूज किए गए. All is well known, the use of neurocognitive imagery promises to become one of the major means of investigating cognitive functions in this century. इन सब की हेल्प से
कॉग्निटिव फंक्शंस को और बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है, ये यहाँ पे इस प्रोसेस में समझा गया। यहाँ पे ये भी कहते हैं कि कुछ ऐसी टेक्निक्स है जैसे MRI, PET, EEG, ये ब्रेन स्कैनिंग के लिए यूज होती है और इसकी हेल्प से ब्रेन की इमेजेस भी ली जाती हैं। और जब ब्रेन की इमेजेस ली जाती हैं तो ऑफ कोर्स हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं, यानी जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि जो ब्रेन की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर चल रही है नहीं। अगर ब्रेन की फंक्शनिंग में किसी भी तरीके का हर्डल आएगा तो माइंड को वो डिस्टर्ब करेंगी, माइंड के एक्शंस को प्रॉब्लम क्रिएट करके देंगी। तो न्यूरो साइंस को और कॉग्निटिव साइकोलॉजी को आपस में जोड़ के रखना जरूरी है क्योंकि दोनों का बड़ा ही डीप रिलेशनशिप है। ओके, तो यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया। अगर हम सम अप करें तो बहुत कुछ हम वो सारी बातें देखेंगे जो सब कुछ हम पढ़कर आए हैं। मैं चाहूंगी कि आप ये पूरे इस वाले पार्ट को एक बार क्विकली रिव्यू जरूर करें और बहुत सारे पॉइंट छोटे छोटे फॉर्म में आपको नजर आएंगे, छोटे से पैराग्राफ ही हैं। अब यहाँ पे देखिए यूनिट एंड पर क्वेश्चंस आते हैं और यहाँ से जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए, आपको लगे कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को करेंगे, तो ये सब आप देख सकते हैं। सजेस्टेड रीडिंग्स भी हमारे पास है और हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए। कांग्रेचुलेशंस। मुझे लग रहा था कि मैं 2 पार्ट में से कवर करूंगी, पर आज इस 3rd पार्ट के साथ हमने इसको कवर किया है। और मेरे ख्याल से टेलीग्राम ग्रुप पर आप जरूर जुड़े होंगे अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो। और सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते रहिए। जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। I'll make separate videos and will come with live sessions for you guys to clarify your doubts and all these things। तो बहुत अच्छे से मैं चाहती हूँ कि आप लोग पढ़ें। साइकोलॉजी को कोई प्रॉब्लम है तो अपने ड्रॉप्स कमेंट्स को जरूर ड्रॉप करते रहें। ओके, सो प्लीज सपोर्ट माय चैनल एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड just press one like button. It would cost you nothing but would give me a lot of motivation. So that's what I expect from you guys and I will see you soon in the next unit जो हम start करेंगे block 1 की। All right, okay, so take very good care of yourself and I will see you soon in the next video. Till then, take care, bye bye।